प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर जो है हमने इस चैप्टर के बहुत सारे जो है टॉपिक्स कवर करनी है। आपको डेफिनेशन ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन, उनकी प्रॉपर्टीज, क्रिस्टल लैटिस, क्लोज पैकिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर, रेडियस रेशियो, क्रिस्टल डिफेक्ट, ये सारे टॉपिक हमने आपको कवर कर दिया है। आज हम जो है इस चैप्टर का जो है लास्ट टॉपिक वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, वे प्रॉपर्टी जो सॉलिड के कंपोजिशन और उनके नेचर पर डिपेंड करते हैं, वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये प्रॉपर्टी है, जैसे पहली अगर हम इसके अंदर देखें तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, और दूसरी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये दो प्रॉपर्टी जो है हम आज डिस्कस करेंगे। पहला देखते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो होती है, इसके बेस पे सब्सटेंस को हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ये तीन कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। और ये तीन कैटेगरी जो है, पहला हमारा हो गया कंडक्टर, दूसरा हो गया इंसुलेटर और तीसरा हो गया सेमी कंडक्टर। तो कंडक्टिव जो कंडक्टर है, सिंपली हम इसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि वे सब्सटेंस जो अपनी मीडियम या द सब्सटेंस विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देमसेल्फ आर नोन एज कंडक्टर। यानी कि वे सब्सटेंस जो अपने मीडियम से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने कर देते हैं या पास होने देते हैं, उसको हम कहते हैं कंडक्टर। और वे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते हैं, उनको हम कहते हैं इंसुलेटर। ऐसे ही सेमीकंडक्टर है तीसरा इसका जो है, यानी कि जिसकी कंडक्टिविटी जो है कंडक्टर से कम हो और इंसुलेटर से ज़्यादा हो, उनको हम कहेंगे सेमीकंडक्टर। तो जो हमारा ये क्लासिकल डेफिनेशन है कि द सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देमसेल्फ आर नोन एज कंडक्टर, ये जो है कंडीशनली जो है चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए, एक लकड़ी का टुकड़ा लें तो ड्राई कंडीशन में वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, लेकिन वही जब गीला हो जाता है तो वो कंडक्टिविटी शो करने लगता है, मतलब कंडक्टर की तरह काम करने लगता है। तो जो सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस है, एक कंडीशन में क्या है इंसुलेटर है और दूसरे कंडीशन में वो कंडक्टर है। तो अब जो ये क्लासिफिकेशन, इसको डिफाइन करने के लिए हम कंडक्टिविटी के लेते हैं, कंडक्टिविटी को बेस लेके करते हैं। यानी कि ऐसे सब्सटेंस जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो, जैसे कंडक्टर है, तो कंडक्टर की कंडक्टिविटी जो होती है 10⁴ से लेकर 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के रेंज में होती है। इंसुलेटर, इनकी कंडक्टिविटी जो होती है नेग्लिजिबल होती है, बहुत ही कम होती है। ये रिलाई करते हैं 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻⁻10। और सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो 10⁻⁷ से लेकर 10⁴ ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। यानी कि ये हमारा कंडक्टिविटी का जो है क्राइटेरिया है कि कंडक्टिविटी के बेस पे सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर। जो सब्सटेंस जिसकी कंडक्टिविटी इस रेंज में होगी उनको हम कहेंगे कंडक्टर, जिसकी कंडक्टिविटी इस रेंज में होगी उसको कहेंगे इंसुलेटर, जिसकी कंडक्टिविटी इस रेंज में होगी उसको कहेंगे सेमी कंडक्टर। कंडक्टर जो होते हैं, अब फर्दर हम देखिए क्लासिफाई करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेस पे सब्सटेंस है तीन तरह का होगा, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। हम आते हैं, पहला लेते हैं इसके अंदर कंडक्टर। अभी मैंने आपको बताया कि इसकी जो कंडक्टिविटी जो है वो रेंज होती है 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब ये कंडक्टर जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। किसी भी सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाए या उसके अंदर फ्री आयंस पाए जाते हैं। यही दो जो फैक्टर जो होते हैं
वो इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उसी के बेस पर कंडक्टर जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इनके अंदर जो कंडक्शन इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, और जो सब्सटेंस अपने मोल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट में फ्री आयंस रखते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो all electrolytes are electronic conductor because they have free ions in their molten state and allow electricity to pass through their cell। दूसरा हम देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर जो होते हैं इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये कंडक्शन शो करते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर के अंदर जैसे मेटल का वायर है तो इस एंड से इस एंड पे फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते हैं, और ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री वैलेंसी इलेक्ट्रॉन दे शो कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो मेटल वायर जितने भी मेटल्स होते हैं इसके एग्जांपल्स होते हैं, इनके अंदर किसी तरह का केमिकल चेंजेस नहीं होता है, केवल इलेक्ट्रॉन फ्री वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं मेटल्स के अंदर, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो एक एंड से दूसरे एंड पे मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जैसे हम एग्जांपल ले लें इसका सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर ये आयनिक स्टेट में मोल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट में आता है तो इसके अंदर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन पाए जाएंगे, और ये आयन जो होते हैं अपने पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इनके मूवमेंट से इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं या डिकम्पोजिशन कह सकते हैं, तो इनके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के अंदर जो होता है केमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल प्रोसेस होते हैं, इसमें कंडक्शन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस होते हैं। ओके, तो कंडक्टर हो गया। अब आते हैं हम दूसरा सेमी कंडक्टर। ऐसे सब्सटेंस जिनकी कंडक्टिविटी जो है मेटैलिक कंडक्टर या सिंपल कह सकते हो कंडक्टर उनसे कम हो और इंसुलेटर से ज़्यादा हो, इनकी जो कंडक्टिविटी जो रेंज होती है वो होती है 10⁻⁷ से 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इस कंडक्टिविटी रेंज में पाया जाता है। सेमी कंडक्टर जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है इंट्रिंसिक और दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के अंदर पीरियोडिक टेबल में तीन तरह के एलिमेंट पाए थे, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। जितने भी मेटलॉइड्स होते हैं उनके अंदर ड्यूअल नेचर पाया जाता है, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल और मेटल के इंटरमीडिएट होती है। ऐसे एलिमेंट को क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स। मेटलॉइड जो होते हैं प्योर स्टेट में उनकी जो कंडक्टिविटी जो होती है वो बहुत ही लो होती है, लेकिन इतनी भी कम नहीं होती है वो इंसुलेटर से कम हो जाए, तो इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। ऐसे सब्सटेंस यानी कि प्योर मेटलॉइड जो होते हैं वो कहलाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसका हमने एग्जांपल ले लिया प्योर सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा, दीज आर नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दूसरा आते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं ये जो है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट की वजह से पाया जाता है। प्योर सब्सटेंस के अंदर अगर किसी दूसरे एलिमेंट की कुछ एलिमेंट एटम जो है इसमें मिक्स कर दिया जाए तो उसमें मिक्सिंग की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्रिएट होता है उस इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट की वजह से इसके अंदर कंडक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है।
तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से ज़्यादा होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। जो इम्प्योरिटी हम मिक्स करते हैं उस इम्प्योरिटी मिक्स करने के प्रोसेस को नाम दिया जाता है डोपिंग। यानी कि डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इम्प्योरिटी इन अ प्योर सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल ले लें, सिलिकॉन है, तो प्योर सिलिकॉन के अंदर जो है हम आर्सेनिक या एल्युमिनियम, इन दोनों में से कोई भी हम सब्सटेंस क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो डोपिंग के बेस पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को फर्दर जो है दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा आप इधर ले, यहाँ पूरा बोर्ड आ जाएगा। पहला कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए, प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम, ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट होता है, ये होता है 14। तो प्योर सिलिकॉन अगर हम उसका मेटेलिक क्रिस्टल बनाए तो सिलिकॉन के अंदर जो है टेट्रा वैलेंसी पाई जाती है। एक सिलिकॉन एटम जो होता है वो 4 सिलिकॉन एटम के साथ जो है 4 कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होता है। तो प्योर सिलिकॉन का ये क्रिस्टल लैटिस हो गया, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। पुअर कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, कुछ ना कुछ इसके अंदर जो है कंडक्टिविटी शो करता है। अब इस प्योर सब्सटेंस के अंदर हम दो तरह की इम्प्योरिटी को मिक्स कर सकते हैं। एक जो पहला हमने लिया है एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि these are produced when silicon or 14 group elements are doped with 15 group, जिसके अंदर आप फास्फोरस आर्सेनिक ले सकते हैं। 15 ग्रुप एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, 14 ग्रुप एलिमेंट के अंदर मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो जो क्रिस्टल बनेगा, मतलब जो सब्सटेंस बनेगा, उस सब्सटेंस को हम कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। जैसे प्योर सिलिकॉन हुआ, अब इस प्योर सिलिकॉन में इसमें कुछ आर्सेनिक या फास्फोरस के एलिमेंट एटम है। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने हटाया, यहाँ पे हमने आर्सेनिक लिया, तो आर्सेनिक इनकी जो वैलेंसी जो होती है वो क्या होती है, 5, यानी कि 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के अंदर जो देखिए, इसमें एक आर्सेनिक एटम जो होगा वो अपने नेबरिंग एटम 4 सिलिकॉन एटम के साथ 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, इस पे एक इलेक्ट्रॉन जो है फ्री पाया जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन जो है, अगर हम इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है अप्लाई करते हैं, तो इस पोटेंशियल अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या करेगा, जंप करना शुरू कर देगा। यानी कि ये जो है एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होगा, मूवमेंट करना शुरू कर देगा। तो इसके अंदर जो कंडक्टिविटी है अराइज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन व्हिच वाज प्रेजेंट ऑन आर्सेनिक एटम। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है कंडक्टिविटी जो है इंक्रीज हुई है। इस तरह के सेमीकंडक्टर को बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग एलिमेंट ऑफ 14 ग्रुप विद हायर वैलेंसी सच एज 15 ग्रुप एलिमेंट फॉर फास्फोरस एंड आर्सेन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है
इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरा देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो इस केस में हम 14 ग्रुप को 13 ग्रुप एलिमेंट के साथ जो है डॉक करेंगे। 14 ग्रुप के अंदर सिलिकॉन या जर्मेनियम और इसके अंदर बोरॉन या एल्युमिनियम। जब हम बोरॉन या एल्युमिनियम को प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम के अंदर डिप करेंगे, डॉक करेंगे, तो इसके अंदर देखिए सिलिकॉन का ये प्योर क्रिस्टल बनाया मैंने, फोर वैलेंसीज हो सकते हैं। जितने भी 14 ग्रुप एलिमेंट है सभी क्या है, 4 टेट्रावैलेंट। अब इसमें अगर बोरोन या एल्युमिनियम आता है, सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक सिलिकॉन एटम की जगह हमने क्या ले लिया, बोरोन ले लिया, तो बोरोन इनकी जो वैलेंसीज होती है वो क्या होती है, 3 होती है। तो 3 वैलेंसी होगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं इनके पास, तो 3 कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे अनसैटिस्फाइड है, तो ये जो है एक जो है बॉन्ड यहाँ बनाएगा, जिससे यहाँ पर एक पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाएगा, जिसको आप पॉजिटिव होल कह सकते हैं। तो पॉजिटिव होल किसकी वजह से बना, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ से जंप करके यहाँ पाएगा, ये होल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आता है तो पॉजिटिव होल यहाँ पर क्रिएट, यानी कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो गया ड्यू टू क्रिएशन ऑफ पॉजिटिव होल। ठीक है, तो इस तरह का जो कंडक्टर प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस इज रिजल्टेड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ पॉजिटिव होल। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर आर प्रोड्यूस्ड व्हेन 14 group elements are doped with 13 group elements. N type semiconductor are formed when 14 group elements are doped with 15 group elements. लोअर वैलेंसी वाले में हायर वैलेंसी का ऐड करते हैं तो एन टाइप, हायर वैलेंसी के अंदर लोअर वैलेंसी को ऐड करते हैं तो पी टाइप। तो दो तरह के सेमीकंडक्टर हो गए, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसके अलावा भी कुछ और एक्सपेंसिव सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं, जैसे और 16 के बीच, जिसके अंदर आप देख सकते हो जिंक सल्फाइड। जिंक जो होता है इस कैटेगरी में आता है और सल्फर जो होता है इस कैटेगरी में आता है। ठीक है, इनके अंदर ये भी एक तरह का जो है टेट्रावैलेंसी की तरह बिहेव करते हैं, तो ये भी एक तरह का जो है एक्सपेंसिव सेमीकंडक्टर है। 12 और 14 को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, इनका यूज जो होता है हम डायोड बनाने के काम में यूज करते हैं। आजकल जितने भी सेमीकंडक्टर हैं उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास मोबाइल्स, टेलीविजन, रेडार। वी स्टार्ट विद बैंड थ्योरी ऑफ कंडक्टर। बैंड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। देखिए, जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल क्रिस्टल या मेटल लैटिस क्रिस्टल लैटिस के अंदर मेटल जो होते हैं इस तरह से जो है अपनी क्रिस्टल लैटिस में पाए जाते हैं, और हर मेटल जो होता है वो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है लॉस करता है, तो मेटल आयन बनता है। और जैसे ये मेटल है तो मेटल जो है एन इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, यहाँ पर एन इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनको हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। इसी को हम सी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, सी इलेक्ट्रॉन।
कई नाम होते हैं इसके, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन या सी इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर जो है ऐसे जो है फ्री, जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पे फ्लो करते हैं और कंडक्शन स्टार्ट होता है। और जो मेटल आयंस होते हैं, ये मेटल आयन जो है इनको बोलते हैं कर्नल, और इलेक्ट्रॉन्स इसको हम मोबाइल सी इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए तो उतनी ज्यादा कंडक्टेंस होती है। तो मेटेलिक कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो दोनों पर डिपेंड करती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उतनी ज़्यादा कंडक्टेंस होगी, और दूसरा नेचर होता है इनका मेटल एटम्स का, उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये मेटल जो है क्रिस्टल जब बनता है तो जितने भी मेटल आयंस होते हैं, ये मेटल एटम, इनके जो एटमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ये एटमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनते हैं इसको हम वैलेंसी ऑर्बिटल भी कहते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन्हीं को हम कहते हैं बैंड्स, आर नोन एज बैंड्स। Molecular orbital formed by combination of atomic orbitals of metal ions are known as bands, या इनको हम वैलेंसी बैंड। अब ये जो बैंड है, ये बैंड भी दो तरह के होते हैं। बैंड दो तरह के होते हैं, एक को हम कहेंगे वैलेंसी बैंड और दूसरे को हम कहेंगे कंडक्शन बैंड। वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड। वैलेंसी बैंड वे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन पार्शियली या कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, उनको हम कहते हैं वैलेंसी बैंड। और कंडक्शन बैंड जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है नहीं पाए, यानी वैकेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। जब वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड जो होते हैं, इनके बीच जो एनर्जी का जो गैप होता है, उस गैप को बोलते हैं फॉरबिडन जोन या गैप, फॉरबिडन गैप। इस गैप के बेस पे ही जो है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को डिसाइड किए जाते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स के अंदर जो वैलेंसी बैंड जो होता है इसको आप कहेंगे वैलेंसी बैंड, और दूसरा एम्प्टी, जैसे मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन है पार्शियली या कंप्लीटली फिल्ड, इसको हम कहेंगे वैलेंसी बैंड। और जो एम्प्टी ऑर्बिटल है इसको हम वैकेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या आप क्या कह रहे हैं कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड इन दोनों में आपस में ओवरलैपिंग होती है, यानी कि ये पार्शियली क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं, तो इनके बीच एनर्जी का गैप जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। अब आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में क्या हो सकते हैं, जंप कर सकते हैं। इसलिए मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स कहलाते हैं, या कंडक्टिविटी इनकी ज्यादा होती है। जो इंसुलेटर होते हैं, यहाँ पर मैंने दूसरा इंसुलेटर, तो इंसुलेटर के केस में कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड, वैलेंसी बैंड में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फील्ड है, तो वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड इनके बीच जो है एनर्जी का जो गैप होता है इसको फॉरबिडन गैप, ये बहुत ज्यादा होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से ऊपर जंप नहीं कर पाते। इसलिए जो है ये नॉर्मल कंडीशन में क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर होते हैं। लेकिन सेमी कंडक्टर को देखिए, सेमी कंडक्टर
तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो है वैलेंसी और कंडक्शन बैंड के बीच जो गैप होता है वो गैप होता है बहुत ही कम होता है, बहुत ही स्लाइट गैप होता है। जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन जम करके इसमें आना शुरू कर जाएंगे, यानी कि सेमीकंडक्टर के अंदर जो फॉरवर्ड गैप है, एनर्जी का जो गैप है वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड ये बहुत ही कम होता है। इसलिए जो है सेमीकंडक्टर जो है कंडक्टिविटी शो करते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वैलेंसी बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड मोर इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू द सेमीकंडक्टर। तो वैलेंसी बैंड थ्योरी के बेस पे मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है कंडक्टिविटी पे, सेमीकंडक्टर के अंदर जो होता है टेम्परेचर जितना इंक्रीज करेंगे उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि वैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन जो होंगे जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा जंप करेंगे और जितना ज़्यादा जंप करेंगे उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन मेटेलिक कंडक्टर का जो होता है कंडक्टिविटी हाई टेम्परेचर पर जो होता है वो डिक्रीज करता है, और जो डिक्रीज होना है कंडक्टेंस वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम मोबाइल सी इलेक्ट्रॉन मेथड से एक्सप्लेन करते हैं। मोबाइल सी इलेक्ट्रॉन मेथड का मतलब कि मेटल्स आयंस, इन मेटल्स आयंस जिनको हम कर्नल बोलते हैं, ये मेटल्स आयंस जो होते हैं अपने सराउंडिंग में सभी तरफ से इलेक्ट्रॉन से सराउंड होते हैं। तो ये हो गया कर्नल और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइल है। ये 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन होते इधर से इधर की तरफ आना मूव करेंगे, ठीक है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो कर्नल्स होते हैं, ये कर्नल जो होते हैं ये भी वाइब्रेशन शो करने लगते हैं। जब वाइब्रेशन करेंगे यानी कि हाई टेम्परेचर पे कर्नल्स के अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और जब ये वाइब्रेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन से क्या होता है ये कोलाइड कर जाता है, ठीक है। जब कोलिजन होता है तो कोलिजन के रिजल्ट जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे एंड पे पहुंचने चाहिए वो डिक्रीज हो जाता है। इसलिए ड्यू टू कोलिजन बिटवीन कर्नल एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, दैट बाय लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्रोचिंग टुवर्ड्स अपोजिट एंड। इसलिए मेटेलिक कंडक्टर जो होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी कंडक्टेंसी डिक्रीज होती है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है इंक्रीज होता है और मेटेलिक कंडक्टर के अंदर डिक्रीज होता है। ओके स्टूडेंट, समझ में आया आपको? अब दूसरी प्रॉपर्टी हम स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला हम लेते हैं पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तीसरा फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस, चौथा एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। और ले सकते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। ये 5 टाइप्स के क्लासिफिकेशन। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और पेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। आगे हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। दो substance which are weakly attracted by external magnetic field। ऐसे substance जिसको हम external magnetic field में रखें तो वो क्या करें weakly attracted हो, ऐसे substance को बोलते हैं paramagnetic substance। And paramagnetism of substance is due to presence of unpaired electrons। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उतने ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म पाया जाएगा। दूसरा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, द सब्सटेंस
which are weakly repelled by external magnetic fields are known as diamagnetic substance. And those substances in which all electrons are paired are known as diamagnetic substance. So all paired electrons, इन दोनों में ये मेन डिफरेंस है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन मस्ट बी अनपेयर्ड। इसमें सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ले लें हम, सोडियम क्लोराइड, बेंजीन, ये सभी जो है वाटर, H2O, ये सभी जो है मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड, ये सभी जो है डायमैग्नेटिक कहलाते हैं। इसके अंदर एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2, it is a paramagnetic substance because there is two unpaired electron in its anti-molecular orbitals. अब आते हैं फेरोमैग्नेट्स, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जो हाईली पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, इनके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब हम इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो सब्सटेंस परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल ले लें इसका, एग्जांपल हो गया निकेल, आयरन, कोबाल्ट, एक्सेट्रा। दीज आर नोन एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जनरली देखिए, अगर हम इनको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना चाहें तो हर सब्सटेंस के अंदर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं उस एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। उसी की वजह से सब्सटेंस के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अगर एक सब्सटेंस के अंदर हजारों एटम्स हैं, उन हजारों एटम्स के अंदर जो है कुछ का डायरेक्शन जो होगा इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, कुछ अलग अलग ग्रुप कनेक्ट, ठीक है। तो जो ग्रुप ऑफ एटम्स होता है विच हैव अ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन, ठीक, एक ही सब्सटेंस के अंदर कुछ एटम्स एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो, कुछ जो है अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। तो जो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो पर्टिकुलर डायरेक्शन का ओरिएंटेशन रखते हैं, उस ओरिएंटेशन को, उस ग्रुप को बोलते हैं डोमेन। और इस डोमेन को सिंपली जो है इस तरह से डिफाइन डिनोट करते हैं, एक एरो लगा के डिफाइन करते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो डोमेन्स होते हैं ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। इनिशियली रैंडम का मतलब कुछ इस डायरेक्शन में होंगे, कुछ इस डायरेक्शन में होंगे, कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे, अलग अलग रैंडम ओरिएंटेशन होगा। जब हम उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इन सभी का जो डायरेक्शन होगा एक पार्टिकुलर होगा, सेम डायरेक्शन होगा। जब ये सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे तो ये जो है हाई मैग्नेटिज्म शो करेंगे, ठीक है। इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे ओरिएंटेड इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, और इस कंडीशन में जो है एक परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस आते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब आते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं देखने में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह लगते हैं, लेकिन रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है, बिकॉज देयर डोमेन्स आर ऑपोजिटली ओरिएंटेड, यानी इक्वल नंबर में जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड होगा। अगर हम डायग्राम देखें, जैसे हमने यहाँ पर लिया, इसमें लिया ये डोमेन है, तो एक डोमेन का ओरिएंटेशन अपवर्ड है, दूसरे डोमेन का डाउनवर्ड, ऐसे इसका अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड और अपवर्ड। तो अपोजिट डायरेक्शन जितना डाइपोल मोमेंट इस डोमेन के द्वारा क्रिएट किया जाएगा उतना इसके द्वारा अपोजिट डायरेक्शन दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस seems to have high magnetic field, but due to equal number of domains in opposite
unequal number of domains with opposite orientation। यहाँ पर अगर हम ओरिएंटेशन बनाते हैं तो इस तरह इनका पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, इसका नेगेटिव, इसका ऊपर हो गया। तो अनइक्वल डायरेक्शन में जब होते हैं तो इस तरह के सब्सटेंस को कहते हैं वेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। वेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। वेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस को जब हम हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं, तो ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, तो ये जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर की तरफ वर्क करने लगते हैं। तो ऐसे टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। व्हेन टेम्परेचर ऑफ वेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस इज इंक्रीजिंग, दे बिकम्स पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके स्टूडेंट, देखिए फिर से एक बार, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैड है और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो है वीकली अट्रैक्टेड है, इनको कहेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रिपेल हो और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, उनको कहेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली जो है अट्रैक्ट हो और परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएट करते हैं, उनको कहेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिज्म जो होता है ये डोमेन्स की वजह से होता है। जनरली जो नॉर्मल कंडीशन में के डोमेन्स होते हैं वो रैंडम होते हैं, और जब उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में करते हैं तो इनके सारे डोमेन जो होते हैं पार्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट नहीं होते। इस तरह से ये परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर आल्सो नोन एज परमानेंट मैग्नेट। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जिसके अंदर डोमेन जो होता है इक्वल नंबर में अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं, तो देखने में ये लगते हैं कि ये हाई मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंट करते हैं, लेकिन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है ये भी देखने में लगता है कि हाई मैग्नेटिक फील्ड करें, लेकिन नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो लोअर होता है, बिकॉज अनइक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स आर ओरिएंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर 2 अपवर्ड डायरेक्शन लिखा है और ये डाउनवर्ड लिखा है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या होगा, अपवर्ड होगा लेकिन लोअर। ओके, थैंक यू। इसके बाद आप सभी इस चैप्टर के एक्सरसाइज कीजिए और जो भी टॉपिक्स या क्वेश्चन नहीं समझ में आता उसको डायरेक्टली जो है पूछिए। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।